नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलविन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है। हम लोग विगत कुछ दिनों से भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में हम मूल अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट कब आई, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, उन्होंने कितने कास्ट को कहा कि ये ओबीसी के दायरे में ये आनी चाहिए, इन सारी चीज़ों को देखे थे। आज की कक्षा में हम इसके आगे बात करेंगे जी। अब ये अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत का अंत। हमारे मूल अधिकार में के अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए व्यवस्था है और इसका किसी भी रूप में आचरण को निषिद्ध करता है। मतलब छुआछूत का व्यवहार किसी भी रूप में रहेगा, चाहे मंदिर में जाने की बात हो, चाहे रेस्तरां में जाने की बात हो, चाहे रास्ते पर चलने की बात हो, या किसी सभा में एक साथ बैठने की बात हो, सब में हमारा संविधान कहता है, संविधान का अनुच्छेद 17 ये कहता है कि प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक दशा में छुआछूत का निषेध होना चाहिए, अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। यही हमारे संविधान क्या मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 17। इसका नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 के तहत अस्पृश्यता को दंडनीय बनाया गया है। जो नागरिक अधिनियम 1955 जिसकी हम पिछली कक्षा में नागरिकता वाले चैप्टर में हमने बात की थी, उसके तहत इसको अपराध भी बनाया गया है और इसके तहत 6 माह का कारावास या 500 रुपए का दंड अथवा दोनों शामिल है। ये बहुत बार पूछा गया है कि क्या अस्पृश्यता का निषेध वाला जो हमारा आर्टिकल है 17, इसकी अवहेलना होने पर क्या क्या दंडिक सजा का प्रावधान है। तो 6 महीने का कारावास हो सकता है या 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों लगाया जा सकता है। वो आपकी उस कंडीशन, उस अवस्था को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के द्वारा लगाया जाएगा। वो कौन सा न्यायालय होगा, या तो सुप्रीम कोर्ट होगा या तो हाई कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल हम 32 के तहत जाएंगे और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे मूल अधिकारों के हनन होने पर। यह भी बताया गया है कि जो हमारा मूल अधिकार है वो सापेक्ष अधिकार है। राज्य के विरुद्ध में नागरिकों को जो अधिकार मिला है वही मूल अधिकार है। आगे यह अधिनियम निम्नलिखित को अपराध मानता है। कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत अपराध मानी गई है। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थलों में प्रवेश से रोकना या कहीं पर पूजा करने से रोकना। छठ माता का पूजा हो रहा है गंगा नदी के किनारे, तो किसी जाति विशेष को अगर हम रोकेंगे तो क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता का निषेध जो हमारे अनुच्छेद 17 में दिया गया है उसका उल्लंघन होगा और यह अपराध की श्रेणी में आएगा। और जब अपराध की श्रेणी में आएगा तो हमें 6 माह की सजा या 500 रुपए का कारावास, ये दोनों हो सकता है। उसके बाद परंपरागत, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, या अस्पृश्यता को न्यायोचित किस आधार पे कि मंदिर में जा रहे हैं तो ये हमारे मंदिर, जैसे सबरीमाला मंदिर का प्रकरण आया था, केरल का सबरीमाला जो मंदिर था वो बहुत हाईलाइटेड मुद्दा था पिछले साल, उसी पर ये आधारित है। उसको उदाहरण में ले सकते हैं। किसी दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश रोकना। मान लीजिए कि बलिया में ददरी का मेला लगा है और सर्कस आया है और सर्कस में गेट पर ही 2 दरवान या 2 पुलिस वाले लगे हैं और किसी को रोक दे रहे हैं जाति आधार पर, उसके बाद पंथ के आधार पे या धर्म के आधार पे या मानने वाले के, न मानने के वाले के आधार पे, तो वो भी अपराध की श्रेणी में आएगा। अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति की बेइज्जती करना, यह नीच करना, आप तो जानते ही है सबसे उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा चर्चित मुकदमा क्या है, SC ST एक्ट होता है, उसी की बात कर रहा है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से रोकना। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना, या तो हम प्रत्यक्ष रूप से ही मानते हैं कि छुआछूत हमारे लिए सही है, या अप्रत्यक्ष रूप से भी मान रहे हैं, दोनों अपराध है। इसके बाद बिक्री या सेवाएं देने से रोकना। आप हमारे यहाँ किसी दुकान पे गए हैं कि हमें चीनी लेना है, तो हमने आपको मना कर दिया कि नहीं, आप इस बिरादरी से आते हैं, इस धर्म से आते हैं, इस पंथ से आते हैं, इस चीज को मानते हैं, इस कल्चर को आप बिलोंग करते हैं, तो इस आधार पर मैं आपको ये सामान नहीं दूंगा। तो वो भी किसके दायरे में आएगा, अस्पृश्यता, छुआछूत निषेध के विरोध में आप काम कर रहे हैं तो आपको अपराध यह माना जाएगा। यह कृत्य आपके लिए कैसा है, अपराध वाला कृत्य है। उसके लिए क्या होगा, 6 महीने की सजा हो सकती है, कारावास हो सकता है, या 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है, या 6 महीने की सजा और कारावास दोनों हो सकता है। अब आइए उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत,
ये भी बहुत फेमस है। 18 मिलाने को बार बार आता है, उपाधियों का अंत करता है, इसमें प्रावधान है अनुच्छेद 18। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये नहीं है कि आपको मुकुट लाकर कह दिया गया कि आप बलिया के राजा हो गए, आप उत्तर प्रदेश के राजा हो गए, आप भारत के राजा हो गए, आप यहाँ के शासक हो गए, आप इंदौर के शासक हो गए। कभी नहीं कहा जा सकता। ये हमारे अनुच्छेद में अनुच्छेद 18 कहता है कि सभी प्रकार के उपाधियों का अंत कर दिया गया है, सिवाय राज्य मतलब राज्य सरकार, राज्य सरकार मतलब यहाँ राज्य से तात्पर्य देश से है। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं प्राप्त करेगा। भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं प्राप्त करेगा। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के लिए पद धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। जैसे मिलता है, रूस का सर्वोच्च सम्मान मिल गया, अमेरिका का सर्वोच्च, फ्रांस का सर्वोच्च, कई लोगों को मिला है, तो वो सम्मान है, उपाधि नहीं है। सम्मान और उपाधि में अंतर है। तो हमारा अनुच्छेद उपाधियों को निषेध करता है, उपाधियों का अंत के बारे में बात कर रहा है। अगर कोई आपको उपाधि विदेश से मिली है और राष्ट्रपति की उस पर सहमति है तब तो वह ठीक है, अगर नहीं तो हमारे संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन माना जाएगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई पद किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये स्टेटमेंट में आता है। अब देखिए, पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण की स्थापना 1954 में हुई और यह जो है यह क्या है? सम्मान है, यह उपाधि नहीं है। यह सम्मान है, उपाधि नहीं है। ठीक, एक भारत रत्न भी है इसके साथ। ठीक, अब स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का अधिकार दिया गया है, उसको पढ़ते हैं। अधिकारों की रक्षा। स्वतंत्रता के अधिकार में अधिकारों की रक्षा है, क्या है? अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। 6 अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 के तहत है, स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन कौन से अधिकार उसमें शामिल है उनको हम देखते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलना, अभिव्यक्ति मतलब जो हमारी चीजें हैं उसको अभिव्यक्त करना, उसको बताना। शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार। हम सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जिसके पास जो जो असलहा है वो लेकर आए और बैठे और हम लोग सम्मेलन करें, नहीं, उसका निषेध है। लेकिन हमें वो स्वतंत्रता मिली है अनुच्छेद 19 के तहत कि हम शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार हमको प्राप्त है। संगम, संघ या सहकारी समितियों बनाने का अधिकार है। सहकारी समितियां बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सहकारी समितियों में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार, यह भी हमारी स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वज्ञ अबाध संचरण का अधिकार। हमें असम घूमने जाना है, मुझे शिमला घूमने जाना है, मुझे नैनीताल घूमने जाना है, मुझे बलिया घूमने आना है, मुझे बिहार घूमने जाना है, मुझे गंगा नदी के तट पर रहना है। तो इन सबका अधिकार हमें हमारा संविधान देता है। कोई भी राज्य या कोई विशेष व्यक्ति इसमें हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता है। कोई भी वृत्ति, कोई भी कार्य कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, इसका भी मुझे अधिकार है। अब वाक एवं अभिव्यक्ति का मतलब क्या है? प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने का मौखिक, लिखित, छिपे मामलों पर स्वतंत्रता देता है। इसका मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति पर्चा छपवाकर अपनी बातों को कह सकता है, सभा के माध्यम से कह सकता है, अभिव्यक्ति करके कह सकता है, इशारों से कह सकता है, यही बात कह रहा है। राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। यह प्रतिबंध लगाने का अधिकार राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक आदेश, न्यायालय की अवमानना आदि इसका आधार हो। 3-4 आधार है। राज्य की सुरक्षा से अगर जुड़ा मामला है तब आपके बोलने पर, आपके अभिव्यक्ति पर, आपके निर्देश पर राज्य रोक लगा देगा। राज्य का आपको मतलब बताया गया है हमारे अनुच्छेद 12 में। उसके बाद शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। हमें शांतिपूर्वक अपना सम्मेलन कर सकते हैं, अपनी बातों को बता सकते हैं। सम्मेलन आपसे आप जानते ही है, खाप पंचायत हुआ, उसके बाद आपका कृषि कानून पर, या ऐसे सम्मेलन होते रहते हैं अपने अपने विचारों को लेकर। पार्टियों का सम्मेलन, छात्रों का सम्मेलन, नेताओं का सम्मेलन, कृषकों का सम्मेलन, सबका सम्मेलन होता है, तो उसकी रोक नहीं है, यह हमें अधिकार है। लेकिन उसका तरीका क्या होना चाहिए? वह सम्मेलन शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए।
बिना आयुध लिए होना चाहिए, बिना असलहा मतलब असलहा बंद नहीं होना चाहिए। देखिए आगे, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, किसी भी नागरिक को बिना हथियार के नागरिकों को संगठित होने का अधिकार इसमें शामिल है। सार्वजनिक बैठकों एवं प्रदर्शनों का अधिकार इसमें शामिल है। चुनाव के समय धारा 144 लगा के 3 या 4 से ज्यादा अगर लोग संगठित होकर कोई बात कर रहे हैं तो उसमें रोक लगाई जा सकती है। तो यह रोक विशेष राज्य कहा गया है ना कि राज्य निर्बंधन लगा सकता है, तो उसी की बात है। आगे देखिए, आगे देखिए, राज्य संगठित होने पर 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। पहला, संगठित होने पर कोई बात नहीं है, जैसे कई ब्राह्मण सभा, क्षत्रिय सभा, वैश्य सभा, यादव सभा, ओबीसी सभा, कुर्मी समाज, मधेसिया समाज, ये एक प्रकार का संगठन ही तो है, तो सरकार इस पर रोक नहीं लगाएगी। लेकिन रोक लगाने का 2 आधार हो सकता है। उसी आधार की बात कर रहा है कि भारत की एकता, अखंडता एवं सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण धारा 144 के तहत संगठित बैठक को रोका जा सकता है। धारा 144 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैर कानूनी हो सकता है। यातायात आप बाधित कर दिए या आपके सम्मेलन से यातायात बाधित, तो इस पर राज्य कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था को सुचारू तरीके से संचालित हो, इसके लिए ये सब रोक लगा सकता है। संगम या संघ बनाने का अधिकार, अब इसको देखते हैं क्या है। ये 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता पढ़े हैं उसी का ये डिस्क्रिप्शन है। संगम या संघ बनाने का अधिकार क्या है, तो सभी नागरिकों को सभा, संघ अथवा सहकारी समितियां बनाने का अधिकार होगा। इस अधिकार पर भी राज्य द्वारा युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका आधार भारत की एकता, संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश एवं नैतिक है। मतलब इस पर भी युक्त निर्बंधन प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आधार क्या होगा, भारत की संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश एवं नैतिक, ये सब चीजें आधार मानकर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कोई हम संघ बनाए और कहे कि नर बलि देना हमारे धर्म के लिए सही है, तो इस पर राज्य क्या कर सकता है, युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। उसी की बात कर रहा है। उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि श्रम संगठनों को मोल भाव, हड़ताल करने व तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं है। आगे, अबाध संचरण की स्वतंत्रता, इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी हिस्से में संचरण मतलब घूमने का अधिकार है, बसने का अधिकार है, रहने का अधिकार है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के 2 कारण है। आम लोगों का हित, अगर वहां से जैसे कोई अनुसूचित जनजाति वाला एरिया है, शेड्यूल ट्राइब वाला है या विशेष जनजाति वाला एरिया है, तो उस पर सरकार रोक लगा सकती है, क्योंकि उन लोगों के हितों को ध्यानगत रखते हुए। वही बात कर रहा है, किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा, यही जो बात हमने बताई। अब आगे देखिए क्या है। संचरण की स्वतंत्रता के 2 भाग हैं। संचरण की जो स्वतंत्रता है उसकी 2 भाग है। संचरण मतलब घूमना, एक आंतरिक और बाह्य। आंतरिक मतलब देश के अंदर और देश के बाहर घूमने का अधिकार। 2 तरीके का अधिकार है, आंतरिक और बाह्य। देश के भीतर निर्बाध रूप से घूमने का अधिकार और दूसरा देश के बाहर घूमने का अधिकार। लेकिन जैसे पासपोर्ट का जब्त हो जाना, अभी हमने पढ़ा था राजद्रोह या देशद्रोह कानून के तहत क्या होता है, पासपोर्ट आपका जब्त कर लिया जाता है। मतलब आपको पासपोर्ट आपका रोक दिया जाएगा, अर्थात आप बाहर नहीं जा सकते हैं। बाहर का मतलब अपने राज्य से, अपने देश से बाहर की बात कर रहा है। यहां राज्य से तात्पर्य हमारे देश से है। निवास का अधिकार क्या है, हर मतलब प्रत्येक, हर मतलब प्रत्येक नागरिक देश के, यहां नागरिक बात है, व्यक्ति नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, उसको ध्यान से देखना है। हर नागरिक को देश के किसी हिस्से में निवास कर सकता है। इसके अधिकार के 2 भाग में है, देश के किसी भी हिस्से में रहने का अधिकार और देश के किसी भी हिस्से में व्यवस्थित होने का अधिकार। महाराष्ट्र का व्यक्ति, बलिया जनपद, उत्तर प्रदेश का जो जनपद है जहां पर से कोचिंग संचालित होती है, वहां भी आके कई लोग रहते हैं। वहां से आए, यहाँ बस गए, बंगाल के लोग आके बस गए, हमारे यहाँ के लोग, आपके यहाँ के लोग बंगाल चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं, वहां घर लेके रहते हैं आराम से। उसी की बात कर रहा है। राज्य इस आधार पर, अधिकार पर 2 प्रतिबंध लगा सकता है। उसका 2 बेस होगा, 2 आधार होगा। विशेष रूप से आम लोगों के हित में और अनुसूचित जनजाति के
लोगों के लिए। उसके बाद हमें व्यवसाय की भी स्वतंत्रता है। सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने, व्यापार करने, शुरू करने का अधिकार है। जैसे ये नहीं है कि कुछ सीमित लोग ही आपको YouTube पे पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ सीमित लोग ही रील बनाएंगे, ऐसा नहीं है। यह अधिकार है, ये भी एक तरीके का व्यवसाय की श्रेणी में आ गया है। खैर हमारा यह जो शिक्षा है ये हमारा हॉबी है, व्यवसाय से इसका बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। आगे, व्यवसाय की स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने, पेशा अपनाने या व्यापार शुरू करने का अधिकार है। राज्य इस पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, और प्रतिबंध का आधार क्या होगा? किसी भी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि आप क्लिनिक खोल के डॉक्टर बन के बैठ गए और सुई लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, दवा दे रहे हैं, लोग और रोगी दोनों भगवान को चले जा रहे हैं, मतलब सिधार जा रहे हैं। ऐसे कई लोग आपको मिलते होंगे, झोला छाप डॉक्टर। लेकिन एक बात यह भी है, अगर झोला छाप डॉक्टर न रहे तो यहाँ पे चिकित्सकों की संख्या भारत में इतनी कम है कि लोगों का इलाज ही नहीं हो पाएगा। वो लोग मतलब छोटी छोटी बीमारियों से भी तड़प कर मर जाएंगे। स्थिति ये है। लेकिन हमारा संविधान ये कहता है कि मतलब अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो उस पेशे को, उस व्यवसाय को करने से रोकने के लिए सरकार आप पर प्रतिबंध लगा सकती है। उसके बाद किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वयं जारी रख सकता है। मतलब व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद भी काम कर सकता है, राज्य कहता है, या अपने स्वेच्छा से कर सकता है, उसी की बात कर रहा है। इस अधिकार में कोई अनैतिक कृत्य शामिल नहीं है, जैसे महिलाओं और बच्चों का दुरुपयोग या खतरनाक व्यवसाय। इन पर राज्य पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरा, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि किसी भी अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो या कंपनी हो या परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, उसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है हमारा अनुच्छेद 20। ऐसा नहीं किसी भी व्यक्ति को पकड़ के और हीरोइन में या शराब ले जा रहे थे बिहार, उसमें अब बंद कर दी, उसके धारा के तहत आपको नामजद कर दिया गया, आपको अभियुक्त ठहरा दिया गया, आपको उस धारा के तहत आप पर कार्रवाई हो गई। ऐसा नहीं है। इस पर हमारा जो अनुच्छेद है 20 है वो रोक लगाता है। अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। यह न्यायालय तय करेगा कि ये नहीं है कि किसी भी अपराध के लिए कोई भी दंड दे दिया जाए, उसी की बात ये कर रहा है। पर इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं हैं। क्या व्यवस्था है? कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करते समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। जैसे मान लीजिए कि अभी इमरजेंसी नहीं लगा है, वाक्यों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अभिव्यक्ति देने की पर रोक है, प्रतिबंध है। तो आज हम बोल रहे हैं, कल मानिए कि खुदा न खास्ता, भगवान न करे, इमरजेंसी लग जाए तो हमें बोलने के अधिकार पर रुक जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उस दिन को ध्यानगत रखते हुए आज के किए गए कृत्य के अनुसार हम पर मुकदमा थोपा जाए, उसी की बात कर रहा है, उस पर रोक लगा दिया गया है। आगे, दोहरी क्षति नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 प्रकार की सजा है, दोहरा दंडमल, तो दोहरे दंड से भी निषेध है। उसके बाद स्व अभिशंसन नहीं। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं किया जा सकता कि हाँ हमने हत्या की है, आप बाध्य होइए और आप कबूल करिए, उसी की बात ये कर रहा है हमारा अनुच्छेद। अगला है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। मतलब विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, अब किसी को फांसी की सजा दे दी जाती है न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वो विधि के अनुसार है, विधि के तहत है, विधि सम्मत है। उसके अलावा राज्य किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेगा। अगला, प्रसिद्ध गोपालन मामला आया 1950 में, उसमें उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की। अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें यह कहा गया, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 है कि सूक्ष्म व्याख्या की, लेकिन मेनका मामले में, मेनका गांधीवाद में इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले में
अपने फैसले को पलट दिया। कई आप पढ़ेंगे, जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे ऐसी चीजें। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकेगा। अब शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(1) में घोषणा की गई है कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को सरकार ऐसी व्यवस्था करेगा कि उसे निःशुल्क और अनवरत शिक्षा दी जाए, और यह उनके अभिभावकों को का यह मौलिक कर्तव्य होगा कि वह अपने पाले को, अपने बच्चों को विद्यालय भेजे। वही अनुच्छेद 21(क) में कहा गया है। इसको देख लेते हैं कि 21(क) में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका मतलब समझते हैं, प्रश्न पूछ दिया जाता है आपसे कि क्या 1 से 8 तक मतलब कक्षा 6 वर्ष का होगा तो कक्षा 1 में दाखिला होगा, और जब 14 वर्ष तक आएगा तो 8 पास करके वो लड़का निकल जाएगा कक्षा 8। तो क्या उसको फेल करने का अधिकार है? तो नहीं है। हमारा संविधान ही कह दिया है अनुच्छेद 21(क) के तहत कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक, अनिवार्य, अनवरत, तीनों बातें इसमें है। अनवरत मतलब बिना रोके शिक्षा मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि व्यवसायिक या उच्च शिक्षा के अंतर्गत। 46वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यह जोड़ा गया। और 51(क) में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा, जैसा कि आपको बताया गया, कि 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कराएगा। अब अगली कक्षा में हम इसके बाद बात करेंगे निरोध एवं गिरफ्तारी से क्या संरक्षण है, इसकी क्या चीजें हैं। उसके बाद अनुच्छेद 23, 24, उसके बाद 25, 26, 27, 28, उसके बाद अनुच्छेद 32। आप लोगों को यह मूल अधिकार की कक्षा कैसी लगी, आगे इसमें तीसरे पार्ट के साथ फिर उपस्थित होंगे। अगर आपको यह कक्षा अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करें। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। आपको अगर इस कक्षा की PDF चाहिए तो हमारा जो नंबर है 70 81 788 388 पर व्हाट्सएप करिए, क्लास का नाम लिखिए और PDF लिखिए, आपको तुरंत PDF मिल जाएगा। बहुत जल्द ही इल्विन क्लासेस का ऐप लॉन्च होने वाला है, उस पर आप पा सकेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। उस पर करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, और जो क्विज होगा, और जो पुराने पेपर हैं, चाहे PCS हो, RO हो, ARO हो, UGC नेट हो, टेट हो, पेट हो, सीटेट हो, सबके पेपर सॉल्व तरीके से आपको मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को यह कक्षा पसंद आई होगी। आप आगे भी जुड़े रहेंगे और लोगों को भी जोड़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।